डर गरीब लिली का पीछा नहीं छोड़ता, सपनों में भी। उस रात सिनेमा के बाद सोना कभी इतना डरावना नहीं था। इधर डेरी के दो पुलिस वाले हैंक ग्रोगन के घर पर नजर रखते हैं। उन्हें यकीन है बच्चे के गायब होने में उसका हाथ है। अपनी गाड़ी से दोनों अफसर अंदाजा लगाते हैं हैंक ने क्या किया होगा। पीड़ित माँ बाप के दर्द पर अफसोस करते हैं। घर में हैंक की माँ चुपके से खिड़की से देखती है। बेटे से कहती है पुलिस अभी भी बाहर है। हैंक थके और हारे स्वर में कहता है, हाँ वो तब तक रहेंगे जब तक बच्चे न मिलें या मुझे दोषी ठहराने का रास्ता न निकाल लें। माँ जिद करती है। उसने कई बार कहा। उस रात हैंक थिएटर के पास भी नहीं था। वो बिस्तर पर टीवी देख रहा था। फिर भी हैंक जानता है पुलिस इसे सबूत नहीं मानती। चुपचाप रॉनी सब सुन रही है। उसके लिए सब असहनीय है। सिनेमा का भयानक सपना जी लिया, ऊपर से पापा पर झूठा इल्जाम। हैंक की माँ कहती रहती है रॉनी को उन बच्चों को थिएटर में नहीं घुसने देना चाहिए था। हैंक शांत स्वर में याद दिलाता है उसकी बेटी का कोई दोष नहीं। माँ बात बदलती है, कहती है अगले हफ्ते रॉनी को स्कूल भेजना होगा। उसे घर में बंद देखना अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई करनी होगी अगर कभी इस शहर से निकलना है। लेकिन हैंक मना करता है, कहता है बेटी को नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। यहाँ बच्चे गायब हो जाते हैं। माँ आह भरती है, कहती है तुम हमेशा रॉनी की रक्षा नहीं कर सकते। हैंक को पता चलता है बेटी सब सुन रही है। वो उसे कमरे से बाहर भेजता है। रॉनी उदास आंखों से पूछती है क्या मेरे लिए दोष देंगे, क्या गिरफ्तार करेंगे। वो उसे शांत करता है, नरम आवाज में कहता है नहीं, बस बड़ों की बात थी। इधर हनलिन अपने बरामदे में बैठा है। एक गाड़ी सामान से भरी रुकती है। आखिरकार उसकी बीवी शार्लेट और बेटा विल आ गए। विल उत्साह से पापा की ओर दौड़ता है, गले लगाता है, फिर नया कमरा देखने ऊपर भागता है। हनलिन शार्लेट को गर्म मुस्कान से स्वागत करता है। दोनों में पक्का और प्यार भरा रिश्ता है। लेकिन शार्लेट कुछ अजीब देखती है। चिंता से पूछती है तुम्हारी बांह को क्या हुआ। हनलिन सामान्य स्वर में कहता है अड्डे पर छोटी सी दुर्घटना, थोड़ा चोट लगी। बात बदलने को पूछता है नया घर कैसा लगा। शार्लेट कहती है बड़ा और अच्छा लगता है, मोहल्ला शांत है। विल अपने कमरे में नया टेलीस्कोप देखकर खुश। पापा से कहता है यही सपने में चाहता था। हनलिन मुस्कुराता है, बताता है जरूरत पड़ने पर अफसर ग्रहों से रास्ता देखते हैं। केबिन में खास यंत्र होता है अगर मुख्य सिस्टम फेल हो जाए। मजाक में कहता है पड़ोसियों पर नजर रखने को इस्तेमाल कर सकते हैं। विल गंभीर होकर कहता है नहीं करना चाहिए। बाद में हनलिन हमलावरों के मास्क की तस्वीरें देखता है। शार्लेट सामान सेट करती है, उसकी एकाग्रता भंग करती है। वो शुक्रिया कहता है टेलीस्कोप का आइडिया देने के लिए। बिना कहे मानता है पापा बेटे में अभी गहरा रिश्ता नहीं। शार्लेट शरारती मुस्कान से कहती है विल को बेसबॉल की जरूरत नहीं थी। हनलिन हंसता है, कहता है उस उम्र में अच्छा ग्लव के लिए किडनी दे देता। शार्लेट नरमी से याद दिलाती है विल तुम जैसा नहीं, वो दुनिया अलग नजर से देखता है। डेरी स्कूल में प्रवेश द्वार पर साइन, शाम ढलने से पहले सब घर लौटें। सिनेमा की कत्लेआम के बाद पूरा शहर सतर्क है। मार्ज हमेशा की तरह लोकप्रिय लड़कियों का ध्यान पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मेहनत नजरअंदाज। बाकी उस लड़के का मजाक उड़ाती हैं, जिसे एक दोस्त पसंद करती है। वादा था नहीं उड़ाएंगी। मार्ज शामिल होने को हंसती है, लेकिन उसकी हंसी बनावटी, असहजता दिखती है। फिर वो लड़के की नकल करती है, मजाक में, लेकिन अटपटा लगता है। बाकी डांटती हैं, क्रूर मत बनो। रॉनी त्रासदी के बाद पहली बार स्कूल आती है। सब थके नजरों से देखते हैं। उसके पापा पर क्रूर बातें फुसफुसाते हैं। कैसे सोता होगा, जानते हुए क्या किया, लाशें कहाँ छिपाई। लेकिन फुसफुसाहट असहनीय होने से पहले लिली बिना हिचक उसके पास जाती है, कहती है तुम्हारी चिंता थी। क्लास में मार्ज लिली की ओर झुकती है, पूछती है थिएटर के बाद ठीक हो। लिली शांत जवाब देती है, लेकिन चेहरा गंभीर और दूर। मार्ज असहज कहती है लगता है तुम मुझसे बच रही हो। लिली आह भरती है, बताती है सब बहुत मुश्किल है, अभी भी समझ नहीं पा रही। दोस्त समझने की कोशिश करती है, लेकिन कहती है रॉनी से बात करते देखा। चेतावनी देती है अगर पैटी और ग्रुप की लड़कियां देख लें त्रासदी के दोषी की बेटी से बात करती तो बात करना बंद कर देंगी। मार्ज अपनी इज्जत और उस सतही ग्रुप की राय की बहुत परवाह करती है। लिली को सुझाव देती है उनके साथ लंच करो, मदद करूंगी बेहतर फिट होने में। लिली निराश नजरों से देखती है, सख्त आवाज में जगह दिखाती है, याद दिलाती है टेडी, फिल और फिल की बहन मर चुके। जो हुआ उसके बाद ऐसे बेवकूफ ग्रुप का अप्रूवल आखिरी चीज है जो चाहिए। थोड़ी देर बाद क्लास का दरवाजा खुलता है। विल नजरों से घबराया अंदर आता है। टीचर देर से आने पर डांटती है। लड़का जल्दी सीट ढूंढता है, लेकिन एक सहपाठी उस पर मजाक करता है। जैसे ही वो बैठने वाला होता है कुर्सी खींच लेता है।
विल जमीन पर गिरता है। शर्मिंदा होकर वो बिना बोले अपना सामान समेटता है। हंगामे में एक लड़का मजाक नहीं करता, बल्कि उसकी पेंसिल की तारीफ करता है। बाद में सैन्य अड्डे पर हनलिन मीटिंग में जाता है। अंदर जाने से पहले कुछ अफसरों की नफरत भरी नजरें देखता है। वो अपना नस्लवाद नहीं छिपाते। कमरे में कर्नल शॉ गंभीर चेहरा लेकर स्वागत करता है। बताता है उसकी बैरक तलाशी ली, हमले में इस्तेमाल हथियार मिला। मास्टर्स ने पूछताछ में कबूल किया। शॉ सख्त स्वर में साफ करता है वो सोवियत जासूस नहीं, बस बेवकूफ नस्लवादी जो डराना चाहता था। फिर कहता है ये दक्षिण नहीं, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं, बाकी दो की जांच चल रही है। मास्टर्स बोल पड़ेगा। हनलिन को न्याय का भरोसा दिलाता है। हनलिन जवाब नहीं देता, आंखों में शक। जाने से पहले शॉ से शांत स्वर में याद दिलाता है हथियार सोवियत बना था, शायद इशारा। इधर शार्लेट शहर के बीच में है। गाड़ी से उतरती है, इधर उधर देखती है, फूल खरीदने रुकती है। बाहर निकलते पॉल बनियन मूर्ति के खिलाफ विरोध देखती है। दुकान में एक औरत गुस्से में कहती है ऐसी मूर्ति बर्दाश्त नहीं। शार्लेट अपनी चीज मांगती है। कसाई पूछता है गुजर रहे हो? वो मुस्कुराकर बताती है मोहल्ले में नई आई है, शायद रंग की वजह से नजर आती है। कसाई शर्मिंदा कहता है मतलब वो नहीं, यहाँ हमेशा एक ही चेहरे दिखते हैं। फिर खुद को स्टैन कर्श बताता है। बच्चे स्टैनली कर्श कहते हैं। बातें करते शार्लेट सड़क पार कुछ देखती है। लड़कों का ग्रुप एक बच्चे को बुरी तरह तंग करता है। धक्का देते, मारते, कोई रोकता नहीं। गुजरते लोग नजर भी नहीं डालते। शार्लेट बेचैन स्टैनली से पूछती है कोई क्यों नहीं रोकता? वो बुदबुदाता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। शार्लेट मान नहीं पाती, बिना सोचे सड़क पार करती है। गुंडों का सामना करती है। लड़का भाग निकलता है, बाकी उसके पीछे। शार्लेट फुटपाथ पर खड़ी रहती है। शहर वाले हैरानी और नापसंद नजरों से देखते हैं। डेयरी में ऐसे मामलों में कोई दखल नहीं देता। उस रात डिनर पर शार्लेट अभी भी परेशान, बुली रोकने न देने पर गुस्सा। साफ नाराजगी से पति से कहती है जब रोका तो सब पागल जैसे देखते थे। वो कहती है उन बच्चों के माँ बाप ढूंढ कर बता दूंगी, लेकिन विल बीच में कहता है शांत हो जाओ। शार्लेट उसे देखती है, नरम स्वर में पूछती है स्कूल में ऐसा कभी हुआ? वो नजरें झुकाकर झूठ बोलता है नहीं। हनलिन थके चेहरे से कहता है भूल जाओ, ऐसे मामलों में ना पड़ो। विल मौका लेकर पूछता है जा सकता हूँ? माँ रोकती है स्कूल कैसा रहा बताओ? लड़का असहज कहता है सब ठीक। फिर बेतहाशा पूछता है जा सकता हूँ? हनलिन हाँ कहता है। शार्लेट आह भरती है, पति से कहती है बस थोड़ा परिवार का वक्त मांगती हूँ। वो हनलिन को दूर और परेशान देखती है। वो माफी मांगता है लंबा दिन था। वो पूछती है जो परेशान कर रहा बताओ, लेकिन जानती है बेकार। हनलिन नरमी से याद दिलाता है काम की बातें नहीं कर सकता, गोपनीय है। इधर रॉनी बिस्तर पर लेटी है। पापा और दादी की झड़प सुन रही है। वो स्थिर माँ की तस्वीर देखती है। चिल्लाहट से तंग कंबल से सिर ढकती है, लेकिन कुछ अजीब लगता है। गद्दा धीरे धीरे धड़कने लगता है, जैसे अपना दिल। धड़कन तेज, सफेद कंबल गहरा लाल हो जाता है, जैसे कच्चा मांस पानी से भर जाता है। रॉनी भागने की कोशिश करती है, बेतहाशा संघर्ष, लेकिन रास्ता नहीं। आखिर निकलती है, फर्श पर गिरती है, हांफती है, पीछे देखती है, अकेली नहीं। भीगे चादरों में उसकी मरी माँ लेटी है, शादी का जोड़ा पहने। औरत टेढ़ी सूरत से देखती है, गुस्से से टूटी आवाज में फुसफुसाती है तुमने मुझे बर्बाद किया, तुम मुझसे निकली और मुझे पूरी तरह फाड़ दिया। क्यों किया? बस तुम्हें गोद में लेना चाहती थी। उसकी बातें और काली हो जाती हैं, झड़ से भरी। तुमने मुझे खत्म किया, जैसे उन बच्चों ने, जैसे तुम अपने पापा को खत्म करोगी। वो उसके लिए आएंगे, ले जाएंगे और तलेंगे। उसकी हंसी भयानक चीख में बदल जाती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, राक्षस जैसा। बिस्तर से नाल उठती है, रॉनी के शरीर पर लिपटती है, उसे दांतों वाली कोख जैसे गड्ढे में खींचती है। अंदर अंधेरे में दो पीली चमकती आंखें उसे घूरती हैं। रॉनी चीखती है, किसी तरह निकलती है, लेकिन माँ धीरे उठती है, पैर घसीटती हुई उसकी ओर। डर उसे जमा देता है, उसकी चीखें दीवारें चीरती हैं। पापा कमरे में घुसते हैं, जैसे ही आते हैं नजारा गायब। रॉनी कांपती हुई उनके गले लगती है। जो देखा उसे डरी हुई, नजारा बिल्कुल डरावना। शहर के बार में 3 काले सैनिक अफसर हाल की पुलिस पूछताछ पर बात करते हैं। एक है डिक हैलोरन, उसे पूछताछ नहीं हुई, लेकिन मिशन की बातें छिपाता है। अचानक पुलिस चीफ क्लिंट आता है, सफेद आदमी, बार पर बैठता है। 2 ग्राहक फुसफुसाते हैं, हैंक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें यकीन वो दोषी है, सबूत नहीं, लेकिन अलीबाई मजबूत भी नहीं। क्लिंट काले अफसरों को देखता है,
बारटेंडर से कुछ फुसफुसाता है। जवाब में बारटेंडर उन्हें घूरता है। संदेश समझकर अफसर अड्डे लौटने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचते ही गार्ड रोकता है, पहचान मांगता है, बताता है अड्डा बंद है, बिना खास इजाजत कोई अंदर बाहर नहीं। वो ड्यूटी अफसर को बुलाने वाली होती है। डिक शांत कहता है, बताओ कौन है? डिक हैलोरन है, गार्ड मानती है। नाम सुनते ही तुरंत इजाजत मिलती है। अगले दिन 3 स्थानीय किशोर दूर से देखते हैं। सैनिक उनकी जमीन पर खुदाई करते हैं। उनमें हैलोरन भी, चेहरा थका, आंखें खाली, हैंगओवर से परेशान। 4 महीने में चौथी खुदाई। कमांडर का धैर्य जवाब दे रहा। अफसर नाराज, कहता है जंगल में घूम घूम कर कबाड़ निकालने से तंग। कहता है अपनी खास ताकतों से कुछ को प्रभावित कर लेता है, लेकिन असल में सरकार जितना दिखाती है उतना ही देखता है। फिर मजाक में पूछता है, सबकी बातें सही, क्या सच में खास सुविधाएं पसंद हैं? हैलोरन झगड़ा टालता है, शांत कहता है जो ढूंढ रहे हैं बहुत करीब हैं। स्कूल कैंटीन में मार्ज लिली को अपने ग्रुप के साथ बैठने का इशारा करती है। लिली नजरअंदाज करती है, अकेले अलग टेबल पर बैठती है। थोड़ी देर बाद रोनी घबराई हुई आती है, उसके पास बैठती है। धीमी कांपती आवाज में कहती है वो चीज वापस आ गई। लिली चिंता से देखती है, उसके चेहरे का डर पड़ने की कोशिश करती है। कैंटीन के दूसरी तरफ मार्ज के दोस्त हंसते फुसफुसाते हैं। समझ नहीं लिली रोनी के साथ क्यों? मार्ज ने कहा था। लिली अब पागल नहीं। मार्ज असहज मजाक करने की कोशिश करती है। सब हंसते हैं, पैटी को छोड़कर। उसे अपना ध्यान छीनना पसंद नहीं। मार्ज से पूछती है, कल वाले कपड़े फिर पहने? रोनी और लिली की बात पर लिली चिंता से पूछती है, चोट तो नहीं? रोनी सिर हिलाती है, लेकिन आवाज कांपती है। वो राक्षस भयानक बातें बोला, पापा के लिए आएंगे, तलेंगे। लिली शांत करने की कोशिश करती है, नरमी से कहती है, सब जानते हैं तुम्हारे पापा का हाथ नहीं। पुलिस पूछे तो खुद कहां? वो वहां नहीं थे। रोनी बेचैन पूछती है, ठीक वही बताया जो मुझे? लिली हाँ कहती है, थोड़े शक के साथ। बताती है, एजेंट पूछते थे क्या हुआ? कहां? ठीक याद नहीं। रोनी जिद करती है, स्क्रीन से राक्षस निकला, ये बताया? लिली नीचे देखती है, कहती है, नहीं, ठीक पता नहीं क्या हुआ, बस यकीन रोनी के पापा वहां नहीं थे। रोनी बेतहाशा कहती है, जल्दी सच न बताया तो अपना सच गढ़ लेंगे, पापा ले जाएंगे। लिली समझाती है, राक्षस बोला तो पागल समझेंगे, फिर पागल खाने भेज देंगे। आवाज टूटती है, दोबारा नहीं सह सकती। रोनी मानती नहीं, घूर कर कहती है, पापा की जान की बात है, चुप नहीं रह सकती। लिली दोहराती है, जो कर सकती थी, कहां वो वहां नहीं थे, बस। नाराज रोनी उठती है, चिल्लाती है, दोनों जानते हैं ये झूठ है। पूरी कैंटीन शांत, हर नजर उनकी ओर। टीचर घबरा कर आती है, रोनी को डिटेंशन भेजती है। हॉल में विल अकेला लंच खाता है। रिच कहता है, यहां नहीं बैठ सकता, रिजर्व है। फिर मजाक में, पूरी फर्श रिजर्व नहीं कर सकता। देखते हैं विल की तरह वो भी अकेला खाता है। बाद में किताब के बारे में पूछता है। पैटी की लड़कियां गुजरती हैं, खासकर मार्ज पर आह भरता है। जब एक और लड़का धुआं वाला बम फेंकता है, विल एक टीचर से टकराता है, वो गिरने से नाराज। विल को भी रोनी के साथ सजा मिलती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो कहता है उसकी सजा गलत है। पूछता है, तुम्हारी भी? वो मानती है, उसका दोष सच है। रोनी हैरान, वो मजे के लिए पढ़ रहा है। वो बताता है, साइंस अच्छी लगती है। धुआं बम की अच्छाई बताने की कोशिश करता है। कहता है उसमें कुछ केमिकल दूसरे ग्रहों पर भी हैं। वो कहती है, अजीब है। वो जवाब देता है, अजीब ही अजीब को पहचानता है। बाहर लिली को सजा से बुरा मिलता है। पुलिस उसे ले जाती है। स्टेशन पर लिली ऑफिसर क्लिंट के सामने बैठी, हाथ कांपते, नजरें खोई। वो भरोसा दिलाता है, उस रात हैंक को नहीं देखा, लेकिन चीफ जानता है उसे कैसे दबाना है। उसके कमजोर हिस्से, पापा का ट्रॉमा और पागल खाने का इतिहास इस्तेमाल करता है। ठंडी आवाज में कहता है, जूनिपर हिल भेज सकता हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। डर उसे जमा देता है। क्लिंट शांत पूछता है, पूरी तरह यकीन हैंक वहां नहीं था? लिली हिचकती है, नहीं। वो छोटी सी चुप्पी हैंक को दोषी ठहरा देती है। थोड़ी देर बाद हैंक को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। रोनी और दादी लाचार देखती हैं। लड़की आंसू रोकती है। पुलिस गाड़ी जाती देखती है। पल बाद रोनी लिली के घर घुसती है। पागल होकर पूछती है, तुमने क्या किया? लिली समझाने की कोशिश करती है, कुछ नहीं बताया। क्लिंट ने धोखा दिया, दबाव डाला, कैसे जवाब दूं? रोनी गुस्सा और निराशा से देखती है। लिली की मां दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह अड्डे पर हनलिन मास्टर्स की कोठरी में जाता है। पिस्तौल और मैगजीन रखता है। घूर कर कहता है, यही मॉडल उस रात हमलावर ने ताना था। बताता है,
बर्लिन दीवार के दूसरी तरफ के देशों में आम, यहाँ दुर्लभ, पकड़ना मुश्किल, भरना और भी। सख्त आवाज में पूछता है, इतनी दुर्लभ चीज कहां से और इतनी कुशलता कैसे? हमलावर ने हैरत की रफ्तार से भरा, कोरियाई अफसर भी नहीं कर पाते। बिना नजर हटाए कहता है, उस रात वहां नहीं हो सकता। फाइल देखी, M16 भी मुश्किल से जोड़ता है, फिर तरीका बदलता है, उकसाता है। मास्टर्स गुस्से में फंसता है, हथियार उठाता है, भरने की कोशिश नाकाम। हानलिन की थ्योरी साबित, मास्टर्स हमलावर नहीं था। हानलिन जनरल शॉ से कहता है, मास्टर्स बेकसूर, नस्लवादी बेवकूफ है, लेकिन अपराध नहीं किया। रिपोर्ट दाखिल करूंगा। जाने से पहले शॉ बैठने को कहता है, मानता है दिमाग की चोट की अफवाह जांचनी थी। निराश नहीं किया। क्षतिग्रस्त अमिगडाला 50 साल में नहीं सुना। लड़ाई में ज्यादा वक्त बहादुर पहचानता हूँ। हानलिन अनोखा, बिना डर का, ऐसा ही ढूंढ रहा था। आखिर सब टेस्ट था, पास हो गए। हानलिन गुस्से में पूछता है, पाइप से मारने वाला मास्क वाला कौन? शॉ कहता है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वादा गोपनीयता का। फिर भी 10 मिनट और रुको। इधर लिली अकेले सुपरमार्केट जाती है, माँ डबल शिफ्ट पर। गलियारे के आखिर में पीछे से आवाज, तुम्हें बंद करना चाहिए। पल बाद लाउडस्पीकर पर उसका नाम। सब घूरते हैं। लिली तेज चलती है। घबराहट में गलियारे मुड़ते मालूम पड़ते हैं। मृत दोस्तों के चेहरे सीरियल बॉक्स में। अचार के जार में पापा का सड़ा चेहरा घूरता है। जार टूटता है, ढेर सारे डिब्बे गिरते हैं। लिली संतुलन खोती है। लाइट्स झपकती हैं। बेडॉल राक्षस के अंग मरोड़ते हैं। घिनौनी शक्ल बनती है। फिर कुछ गले पर पकड़ता है। राक्षस करीब आता है। लिली आंखें बंद करती है, खोलती है। सब सामान्य, सिर्फ टूटा अचार का जार जमीन पर। उसी ने फेंका था। उसका बवाल। माँ जूनिपर हिल वापस भेजने का फैसला करती है। इधर शॉ और हानलिन अड्डे के गुप्त इलाके में। शॉ बताता है, इस साल क्यूबा में कृषि सम्मेलन। खबर सुनी, लेकिन असल मकसद छिपा। परमाणु हथियार रखने की योजना। क्यूबा से अमेरिका मिनटों में निशाना। जो दिखाने जा रहा, शायद रोकने की आखिरी उम्मीद। नया हथियार नहीं, डेयरी में दबी पुरानी चीज। पता नहीं क्या, लेकिन उसका वजूद डराता है। इंसान को पूरी तरह तोड़ सकता है। उद्गम, काम, अज्ञात, लेकिन उसके चारों ओर कुछ चीजें सिग्नल की तरह। उन्हें ढूंढें तो जगह पता चलेगी। तब हानलिन को सुरक्षित करना होगा। तभी एक आदमी हैलोरैन के साथ आता है। कहता है, बड़ी खोज। शॉ हानलिन को साथ लेता है। रात हो चुकी, बारिश तेज, खुदाई में 30 के दशक की पुरानी गाड़ी। अंदर से कई इंसानी कंकाल गिरते हैं। सच के करीब हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।